Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan, Short Session, Concrete Analysis, a platform that relays you with clarification and application. और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी स्टार्ट हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स है जिस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जो कि सबसे पहले चीज़ होगी हमारी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी. ये एक 6 मेंबर कमिटी होती है जिसमें एक प्रोविजन है कि इनको साल में 4 साल एटलीस्ट मिलना ही है. एंड इनका काम है इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करना. कौन सा इन्फ्लेशन? दैट इज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. और इसमें भी रेंज क्या रखा गया है? 4% विद अ मार्जिन गैप ऑफ 2 ±%. अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकिंग रिलेटेड प्रोविजंस में हमें और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि एनपी के प्रोविजंस क्या होती हैं, कब हम उसे एनपीए बोलते हैं, कब हमारा वो डाउटफुल एसेट होता है, कब हमारा स्ट्रेस एसेट्स होते हैं. तो जब तक आप ये कॉन्सेप्ट्स कवर ना कर लें तब तक आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर आप इसके साथ प्रोसीड ना करें. देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको प्रोविजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेडिट ग्रोथ हमारा कैसा हो रहा है, सेक्टर बाय सेक्टर कैसा हो रहा है, ये तो हम इस चैप्टर के थ्रू ही करेंगे. बट ओवरऑल वे में कैसा परफॉर्मेंस देता है, या फिर कब आपका इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कब हम मॉनिटरी पॉलिसी एक टाइट पॉलिसी अपनाती है या फिर डीआर पॉलिसी अपनाती है, कब उसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी में कन्वर्ट करती देती है जब उसे इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, otherwise it won't be right to move ahead with this chapter. So let's begin and start the next provision. Now यहाँ पे हमारा मेनली मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि बिफोर वी बिगिन आपको सबसे पहली चीज़ें ये याद होनी चाहिए कि आपके जो मनी होती है, जो M0, M1, M2, M3, इनके बारे में आप ज़रूर देख लें एंड देन ओनली आप मूव ऑन करें. बट आप नॉर्मली भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इस टेबल के थ्रू भी मिल सकता है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने दिखाया है, एक्सटर्नल सेक्टर में भी दिखाया है. सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि थ्रू टेबल आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. तो जो हमारा रिजर्व मनी होता है यानी M0, उसको निकालने के लिए क्या क्या आपके लिए यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस को आपको देखना पड़ेगा. सबसे पहला है करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा आपका बैंक डिपॉजिट, ये वाला हो गया, एंड अदर डिपॉजिट जो होते हैं जो कि एसेट एंड लाइबिलिटीज को चेक करने के लिए होता है आरबीआई की. सिमिलरली अगर M1 हमें निकालना हो तो M1 कुछ नहीं होगा, वो M0 के साथ साथ आपका कैश विद बैंक्स भी देखेगा, करेंसी विद पब्लिक देखेगा एंड डिमांड डिपॉजिट्स को देखेगा. ओके. और जब हम M2 पे आएंगे, M2 मनी कौन सी होगी? जो M1 को लेके एंड पोस्ट बैंक्स में जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उनमें जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसको मिला के हम ओवरऑल मनी को M2 मनी कहते हैं. जबकि M3 मनी होता है हमारा जो M1 यानी इन सारों से मिलाकर प्लस टाइम डिपॉजिट को मिलाकर बनाया जाता है. नाउ अगर हम इसी चीज को देखें, अगर ओवरऑल वे में इस फिगर को देखें ड्यूरिंग कोविड टाइम में एटलीस्ट, आपको एक चीज ऑब्जर्व होगा कि हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है एटलीस्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम, ये आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, जबकि टाइम डिपॉजिट आपको इंक्रीज तो होता हुआ मिलेगा लेकिन फिर डिक्रीज भी होता हुआ दिखेगा. मतलब एक टाइम पे कहीं ना कहीं ये पीक पे पहुंचा था ड्यूरिंग जस्ट अराउंड द कोविड टाइम पे, लेकिन वो इस टाइम पे इस करंट पीरियड में वो थोड़ा डिक्रीज होता दिखा है. तो इससे ऐसा क्या हो गया कि ये जो हमारा ब्रॉड मनी है और हमारा जो रिजर्व मनी है, हमारा ब्रॉड मनी तो डिक्रीज हुआ कंसिडरिंग कि हमारा इसमें डिमांड डिपॉजिट आ जाता है, एंड ब्रॉड मनी जो है वो भी डिक्रीज हुआ है. तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा M3 भी रिड्यूस होता है.
सबसे बेसिक डिफरेंस आपको इस चीज़ में कुछ और नहीं जानना है, बस एक चीज़ होता है कि जो नॉर्मली आज के डेट में भी जो हमारे बैंक्स के पास जो टाइम डिपॉजिट्स हैं यानी कि टीडी, वो आज भी डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा है ओवरऑल वे प्रोपोर्शन वाइज भी। तो अगर हमारा ब्रॉड मनी रिड्यूस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस टाइम डिपॉजिट, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका ब्रॉड मनी भी रिड्यूस हुआ है ओवरऑल में। और अगर ब्रॉड मनी रिड्यूस होगा तो हमारा जो ओवरऑल मनी मल्टीप्लायर होता है यानी M3/M0 वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगेगा। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहा है, कंसिडरिंग यहां पे 6.8 था, 14.8 हुआ एंड देन 26.2 हुआ, यानी कहीं ना कहीं लोग अपने पास अपने अकाउंट्स में ही उस पैसे को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा चीज टाइम डिपॉजिट क्यों का वो किया गया, कम हुआ, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात थी कि उस टाइम पे आपने देखा होगा बहुत लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड्स या म्यूचुअल फंड जहां जहां पे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट चंक करके एक इन्वेस्ट करके रखा, उसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश की ताकि वो एक शॉर्ट टर्म में वो मनी उनके पास रहे ताकि उसे बाद में यूज कर सके। एट दैट टाइम ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम जब इकोनॉमिक शॉक ऑलरेडी दे वर फेसिंग, पीपल वर फेसिंग, बट स्टिल हमारे पास एक बहुत बड़ा रीजन है कि डिमांड डिपॉजिट आपका इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व मनी आपका फिर भी डिक्रीज होता दिखा है। इसके और बड़े क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैश विद बैंक्स। क्या ये डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल। क्या करेंसी विद पब्लिक बहुत बड़ा डिप लिया है? बिल्कुल। क्या बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई इंक्रीज हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। लेकिन स्टिल करेंसी विद द पब्लिक अगेन एक ऐसा बहुत बड़ा टर्म है या एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है जो कि आपके M1 को या फिर M0 को अब नॉर्मली अगर हम कहें वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है, या M1 को मेनली यहाँ पे बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट दे सकता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट करेंसी इन सर्कुलेशन भी आप अगर देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, जिस वजह से आपका M0 पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने कैलकुलेशन से आप नॉर्मली से आप बता सकते हैं विद जस्ट थ्रू दिस टेबल कि क्यों किसी चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, कि M3 क्यों रिड्यूस हुआ है या M0 क्यों रिड्यूस हुआ है, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, सॉरी इस टेबल पे हम अगर हम देखें, यहां पे आपको एक चीज दिखेगी कि ब्रॉड मनी यानी जिसकी हम बात कर रहे थे M3 की, वो हमें रिड्यूस होते दिखेगी, जो हमने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में हमने देख लिया कि टाइम डिपॉजिट्स हमारा बहुत बड़ा चंक होता है देन दैट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो अगर ये एक वैल्यू में बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा तो आपका M3 रिड्यूस होने वाला है, एंड उसी अकॉर्डिंग अगर आपका एग्रीगेट डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं डिप होता आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज। तो इस ग्राफ में आपको इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, अगर आपने पिछले टेबल को अच्छे से देखा है या ऑब्जर्व किया है या एनालाइज किया है तो आप इस ग्राफ को इजीली एसेस भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, नाउ हियर इट कम्स द लिक्विडिटी कंडीशंस। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग जनवरी 19 के आसपास अगर आप नॉर्मल एक देखोगे कि आपका जो लिक्विडिटी थी वो कहीं ना कहीं कम थी, यानी लिक्विडिटी डेफिसिट चल रही थी। आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव में गया है दैट मींस लिक्विडिटी मार्केट में सरप्लस में है, कुछ ज्यादा ही, मतलब अगर आपको मान लो कि आपको 100 रुपीज ही चाहिए लेकिन आपने मार्केट में 200 रुपीज अवेलेबल है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट लिक्विडिटी सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसी की जगह मार्केट में 80 रुपीज है, आपके पास आपको डिमांड है 100 की, तो मार्केट लिक्विडिटी डेफिसिट की बात करता है। तो इस टाइम पे देखा जाए तो कंसीडरिंग कि कोविड जब आया खासकर 19 के बाद से, जब हम उस टाइम भी देख रहे थे कि ग्रोथ जो था हमारा इवन ड्यूरिंग 2019 वो इंक्रीज तो हो रहा था बट द रेट ऑफ ग्रोथ वाज रिड्यूसिंग। सो ड्यू टू दैट what government or what RBI did at that moment, they enhanced their accommodative monetary policy and due to which what happened कि वो liquidity surplus कहीं ना कहीं represent होने लगी। Now has this liquidity surplus
एक्सपैंडेड मोर ड्यूरिंग द कोविड टाइम? यस। आप इतने टाइम पीरियड को देखो और इस टाइम पीरियड को देखो, या आप जितना ग्राफ नीचे जाएगा ये आपको उतना रिप्रेजेंट करेगा कि आपका लिक्विडिटी सरप्लस जो है मार्केट में और एक्सपैंड हो रहा है। क्या क्या ऐसा हुआ कि इस लिक्विडिटी कंडीशन या जो भी चीज़ें हैं ये इंक्रीज क्यों हुई? सबसे पहला चीज़ आरबीआई ने क्या किया जब कोविड टाइम में उन्होंने एक 50,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया फॉर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने और क्या क्या चीज़ें की? कैपिटल इन्फ्यूजन थोड़ा सा उन्होंने किया। किन किन के लिए? नाबार्ड, देन आपका नेशनल हाउसिंग बैंक, देन आपका सिडबी। सिडबी आपको क्यों ध्यान में रखना चाहिए? कंसिडरिंग कि अगर नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं अगर वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक पार्ट का अर्बन एरियाज है उन सब एरियाज में अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा चंक उन्हें एक वो ओवरऑल अमाउंट उस टाइम का सिडबी में देना पड़ता है। तो सिडबी इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आरबीआई ने और क्या क्या किया? जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर होते हैं, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर मतलब कौन से हुए? जैसे आपका टूरिज्म सेक्टर हो गया, मतलब या फिर आपके डाइनिंग हो गए, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जब तक आप रेस्टोरेंट में नहीं जाके वहां पे उस कॉन्टैक्ट नहीं करोगे या कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाओगे, इंटरैक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको फूड एज अ सर्विस में नहीं मिलने वाली। या आप इवेंट्स में जा रहे हो, इवेंट्स आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी वो उस इंडस्ट्री या उस बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, बॉल्स्टर करने के लिए भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर को लिए भी आरबीआई ने 10,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो उन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी को जो अपना एकोमोडेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, उस वजह से भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा कि जो लिक्विडिटी कंडीशंस थी वो हमारी इंक्रीज होती दिखेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि लिक्विडिटी सरप्लस आज के डेट में भी मार्केट में बहुत ज्यादा दिख रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे हमें जो 10 ईयर जेनरिक जीसेक का यील्ड है वो हमें रिप्रेजेंट होता दिखेगा, जबकि एटलीस्ट अराउंड 2018, 2019, 20 के आसपास। तो आपको एक ट्रेंड नॉर्मल दिखेगा कि आफ्टर 2019 ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होता दिखा है। क्या क्या इसके लिए किया गया? इसी चीज यहां पे भी वही चीज आएगी कि लिक्विडिटी कैसे हैंडल की गई। तो सबसे पहले इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया या आरबीआई ने क्या किया? जीसैप प्रोग्राम यानी सिक्योरिटी एक्विजिशन किया, यानी इन्होंने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को खरीदा और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को वो किया, मतलब सेल किया, जिससे क्या हुआ? बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें हुई कि इसमें एक और चीज दिखेगी कि आपका जो हम जिसे हम कहते हैं टर्म होती है इकोनॉमी में, टर्म स्प्रेड। टर्म स्प्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आपका मान लो कि आपका कोई एक बॉन्ड है जिसका पीरियड 1 ईयर टर्म है और एक 10 ईयर का टर्म है, ये भी किसी इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट ने सेल आउट किया होगा और ये भी किसी इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट ने सेल आउट किया होगा। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं कि इसे हम टर्म स्प्रेड कहते हैं। तो हमने ड्यूरिंग कोविड टाइम पे एक बहुत अच्छा साइन हमें ये मिला कि जो हमारा टर्म स्प्रेड होता है या फिर हम जो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री कहें, ये टर्म स्प्रेड जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना बेनिफिशियल होता है एक कंट्री के लिए या एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो टर्म स्प्रेड था ड्यूरिंग कोविड टाइम से वो एक्सपैंड हुआ है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। अगर यही चीज ऐसा कुछ हो जाए कि ये रिड्यूस भी हो रहा है टर्म स्प्रेड, यानी इंटरेस्ट रेट आपस में क्लोज आ रहे हैं दोनों के, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ईयर का अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चला जाए, इसी के ऊपर चला जाए, यानी इंक्रीज तो हुआ लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, देन उस चीज को वो टर्म स्प्रेड हमारे लिए बहुत ही एक वार्निंग साइन होता है कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है या इकोनॉमी में बहुत बड़ा फॉल आउट आने वाला है। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो टर्म स्प्रेड यहाँ पे जो मैं जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वहां पे ये है कि आपका 1 ईयर जो है इंटरेस्ट रेट है और जो 10 ईयर वाला है वो एक्सपैंड तो हुआ है, बट
शॉर्ट टर्म वाला और ज़्यादा रिड्यूस हुआ है इंक्रीज होने के बजाय। तो इससे आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर लिक्विडिटी की ही बात किया जाए तो आगे बढ़ने से पहले या आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि अब जीएनपी और एनएनपी के रेशियो क्या कहते हैं। नॉर्मली इस चीज़ को अगर आपको पहले इस चीज़ के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जीएनपी एंड एनएनपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड इसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या है जो प्रोविजनिंग देता है। नो व्हाट इज प्रोविजनिंग या एनएनपी या जीएनपी के बीच में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आपने अपनी मदर से 100 रुपीज लिया एंड आपने कहा कि 100 रुपीज लिया एंड आपने कहा कि आप 1 ईयर बाद उसे लौटा देंगी, एंड आपने क्या किया, इसी बीच में इसी 100 रुपीज को आपने अपने एक फ्रेंड को दे दिया और फ्रेंड ने कहा कि मैं 30 डेज में लौटा दूंगा, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको फिर वापस ले लेना। लेकिन आफ्टर 30 डेज आपने देखा कि आपके फ्रेंड ने इसे रिटर्न नहीं किया, आपने थोड़ा और टाइम क्लॉज बढ़ाया और कहा कि इतना और ज़्यादा टाइम ले लो एंड देन यू ट्राई टू रिटर्न मी दिस अमाउंट। वो टाइम भी निकल गया और एक ऐसा टाइम आया कि जब आपको दिखा कि नहीं अब ये रिटर्न नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया, उसके या फिर रिटर्न नहीं होने वाला है उसके पहले ही आपने क्या किया, आपको आपकी मदर से या जो भी आपके पास पैसा है या जो भी आप सेविंग्स करते हो हर महीने, जैसे मान लो 10 रुपीज आपने सेव किया पर मंथ, उससे आप 1 साल बाद, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको लौटाना है अपनी मदर को, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए आपने क्या किया, वो 10 रुपीज ऑलरेडी सेव करना स्टार्ट किया। इसी 10 रुपीज को हम प्रोविजनिंग कहते हैं और इससे क्या होता है, हमारा एनएनपीए उस अकॉर्डिंग हैंडल किया जाता है कि मतलब आप जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेप्ट को हम देखते हैं कि डेप्ट आपका कितना सिक्योर्ड है। जैसे कि ये अनसिक्योर्ड निकला कि आपके फ्रेंड ने रिटर्न नहीं किया, लेकिन आपको पता था कि आपको आपके डेप्ट को बचाकर मूव ऑन करना है, तो आपने एक प्रोविजनिंग का रास्ता निकाला। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 1 मंथ जब आपने देखा कि आपके फ्रेंड ने रिटर्न नहीं किया, आपने वहीं से ही 10 रुपीज सेव करना स्टार्ट किया, तो आपको एक चीज पता है या फिर कि 3 मंथ्स बाद 90 डेज बाद जब वो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा, यानी आपका फ्रेंड बचाना स्टार्ट नहीं कर पाए, आपने प्रोविजनिंग पहले से स्टार्ट कर दी, यानी कि आफ्टर 1 मंथ बाद जब उसने रिटर्न नहीं किया और 2 मंथ्स तक आपने सेव किया, तो आप मान लो अगर आपने 20 रुपीज तब तक सेव कर लिया है, तो आपको एक चीज पता होगी कि जो आपका जीएनपीए होगा वो 100 रुपीज होगा, लेकिन आपका एनएनपी कितना होगा, वो 80 रुपीज होगा। आफ्टर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, कंसिडरिंग कि आपने, या आफ्टर 4 मंथ्स कितना हो जाएगा, जब कंसिडरिंग कि आपने फर्स्ट मंथ के बाद से सेव करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो अगर 30 रुपीज हो गया तो वो एनएनपी और रिड्यूस होना लगेगा, 70 रुपीज आ गया, 80 रुपीज आ गया। और यही होता भी है कि बैंक्स अपने जो प्रॉफिट्स होती हैं वो अपने एक पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट वो कहीं स्टोर करके रखती है कि कंसिडरिंग कि अगर कल के डेट में कोई लॉसेज आ गए ड्यू टू दीज डेब्ट्स एंड ऑल, कि डेब्ट्स का डिफॉल्ट हुआ, तो उस चीज़ से वो कंपनसेट कर लेंगे। तो ये वो चीज़ होती है, एनएनपीए आपका हमेशा आपको दिखेगा कि जीएनपी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है और जो एनएनपी का रेशियो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता दिखेगा या फिर उससे कम है हमेशा, और वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रोविजनिंग का एक क्लॉज बैंकिंग सिस्टम में होता है। नाउ अब इसमें आपको एक और बड़ा फिगर देखेगा कि ड्यूरिंग कोविड टाइम में ये रिड्यूस हुआ है, बट एक हिडन पिक्चर भी इसके पीछे ये है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने मोराटोरियम और आरबीआई ने मोराटोरियम डिक्लेयर किया, लोन्स या जो भी थे उनको रीस्ट्रक्चर किया गया। मतलब पहले जो शायद 10 साल के लिए था मेच्योरिटी पीरियड, उसको 25 साल शायद कर दिया कि भाई अब आप इस अकॉर्डिंग रिपेमेंट करो। तो रीस्ट्रक्चरिंग भी का जो रेशियो है वो भी इंक्रीज हुआ। जो आपका स्ट्रेस्ड एडवांस था, स्ट्रेस एडवांस रेशियो होता है आपका यही रीस्ट्रक्चर्ड प्लस जीएनपीए, वो भी इंक्रीज हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको अभी ओवरऑल वे में जीएनपीए नहीं दिख रहा है, कंसिडरिंग कि उसको रीस्ट्रक्चराइज कर दिया गया है, तो अभी वो लॉस फॉर्म में नहीं आया है, तो इसलिए आपको ये रिड्यूस फॉर्म में दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फोरबियरेंस वाला चैप्टर लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे का जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगा कि ग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है, ज़ॉम्बी लोन्स क्या होता है, और क्यों
ये टर्म्स अपने आप में आपको बताता है कि एसेट क्वालिटी रिव्यू बार बार क्यों होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम्स का। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, नाउ दिस वन इज वेरी क्रूशियल वन, कंसिडरिंग की पॉलिसी कॉरिडोर एंड WACR यानी वेटेड ऑटोमेटेड कॉरिडोर रेट, इसमें क्या होता है कि आप आज के डेट में ये जो WCAR बैठता है ये 50 प्लस माइनस बेस पॉइंट बैठता है ऑफ रेपो रेट। WACR जस्ट टू ये इसलिए बनाया जाता है जस्ट टू एंश्योर कि आपका जो लिक्विडिटी है वो हैंडल किया जा सके। नाउ WCR एक और कारण क्या होता है WCR रखने का, कि जो ओवरनाइट पेमेंट्स होते हैं बैंक टू बैंक जो इंटर बैंक पेमेंट होती हैं, अगर उस क्राइसिस को भी हैंडल किया जा सके। तो आपको अगर एक चीज दिखेगा कि ये जो आपका रिवर्स रेपो रेट है और ये जो आपका WACR है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अभी आपकी आपकी इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? यानी कि ऐसा कुछ हुआ है कि रिवर्स रेपो रेट से अगर नीचे चला गया है आपका WACR, यानी कि कहीं ना कहीं बैंक्स ट्राई कर रही है कि बैंक को जो रीपेमेंट करना है RBI को या कहीं पे भी, वो कहीं ना कहीं उस पेमेंट को हैंडल करने के लिए वो आपस में ओवरनाइट पेमेंट कर रहे हो, और जिस वजह से इतना मिसमैच आ गया है कि वो रिवर्स रेपो रेट के भी नीचे चला गया है। इस चीज को हैंडल करने के लिए RBI ने क्या किया, जिसकी वजह से ये बाद में ऊपर आया है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आपको दिखा होगा उस टाइम के न्यूज में भी, सितंबर अक्टूबर की बात हो रही है कि 7 डे विंडो या 3 डे विंडो या 14 डे विंडो का वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन स्टार्ट चलाया गया। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका रिवर्स रेपो रेट है, मान लीजिए अगर कुछ 4% है, अभी तो ये फिलहाल के लिए मान लीजिए कि एक फिक्स रेट है, लेकिन वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट में मतलब क्या होगा कि कुछ 2.5% प्लस एक्स कर दिया। एक्स कोई भी पैरामीटर हो सकता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन ही हो गया या कुछ भी हो गया, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट भी ऊपर या नीचे होता जाएगा। इससे क्या होगा, इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि बैंक्स को एक वो कुशन मिलेगा कि बैंक्स RBI से वो लेंड करे या RBI इसी चीज को पंप आउट करेगी बैंक्स को कि और अमाउंट लिक्विडिटी देगी, जो कि हम कहते भी हैं कि नॉर्मली स्टैट्यूटरी वाइज भी RBI इज अ बैंकर्स टू द बैंक। तो उस लिक्विडिटी को हैंडल करने के लिए RBI ने ये विंडो चलाया ताकि वो लिक्विडिटी को मैच किया जा सके, और ये ओवरनाइट वाला जो मिसमैच पेमेंट इशू चल रहा उस टाइम पे खासकर जब चल रहा था, उस चीज को टैकल आउट किया जा सके। बट ये उतना सक्सेसफुल भी नहीं रहा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बीच बीच में फिर डाउनवर्ड गया है। ये उतना सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि बैंक्स क्या चाहती है, हमेशा उनके पास थोड़ा आइडल मनी पड़ा रहे। मतलब ये 3 डे 7 डे और 14 डे वाले पीरियड में भी ये थोड़ा मनी उनके पास आइडल पड़ा रहे। क्यों? क्योंकि वो ट्राई करती इसी पीरियड में कि वो बड़े बड़े या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ऐसे कहीं पे इन्वेस्ट कर सके, जैसे म्यूचुअल फंड में ही हो गया, या और लॉन्ग टर्म वाले जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे भी अगर वो इन्वेस्ट कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस टेबल से एनालाइज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका फॉर द टाइम एक टाइम था जहाँ पे कोविड के टाइम पे जहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और जहाँ पे लिक्विडिटी मिसमैच कहीं ना कहीं विद इन द बैंकिंग सिस्टम आ रहा था। ओवरऑल बैंकिंग मतलब आउटसाइड विद द पब्लिक, जैसा कि हमने प्रीवियस ग्राफ्स में भी देखा कि आउटसाइड वो लिक्विडिटी सरप्लस था, लेकिन विद इन द बैंक्स ये इशू यहाँ पे हैंडल करना था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद अगले वाले सेशंस में हमें ये भी देखना है कि अब NBFCs कैसे होंगे आपके, यानी नॉन बैंकिंग में फाइनेंशियल कंपनीज में कैसी चीज़ें चल रही हैं। और अगर इसी से रिलेटेड देखना है तो आपको 2019-2020 का इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर देखना चाहिए कि IL&FS का जो क्राइसिस आया था और NBFCs में हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स होते हैं या जो भी होती है कंपनीज होती हैं, वहाँ पे इशू क्यों उस टाइम आया, वो मिसमैच क्यों आ पाया, उस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे और ज़्यादा बेटर वे में आपको NBFCs के ऑपरेशन कैसे होते हैं वो आपको और ईजी वे में समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगले वाले सेशन से हम ये भी देखेंगे कि क्रेडिट सेक्टर बाय सेक्टर कैसे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो रहा है। एंड बिकॉज मैंने फर्स्ट सेशन में भी अपने ये कहा था कि आप जैसे इंडेक्सेस होती हैं, यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हो गया, देन आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होगा, इन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कंसिडरिंग कि ये अभी रिसेंटली आए भी हैं, करंट अफेयर्स में रहे भी हैं। सो विद दिस आई फिनिश दिस सेशन
Visit our website momentumis.com to download materials and other things, attempt quizzes, register for our All India Prelims Test Series, and subscribe to our YouTube channel for exploring other wonderful videos. Thank you so much.